जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 10वां। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं। जो बच्चों ने चाहते हैं कि उनका जीके जीएस अच्छा हो जाए कम टाइम में, तो ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए। दोस्तों, आप लोग पूरी क्लास को अंत तक वॉच करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इसमें। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते रहना। चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल हमने 186 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 187 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर एक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, हर एक वंश का संस्थापक कौन था? उदयन, शिशुनाग, बिंबिसार या घनानंद? मेरे सभी वीर बताएंगे। अगर इन प्रश्न का जवाब आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास के अंत तक बने रहना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं इनके आने की। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बिंबिसार टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद। उसी में दोस्तों हर एक वंश की स्थापना होती है, बिंबिसार इसकी स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये वंश की जो भी डायनेस्टीज है उनके संस्थापक अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है यहां से। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, कमेंट करना अगर इसका जवाब आता है तो। अंतरिक्ष, गोपुरम, विमान या घर? बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना और क्लास को भी शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। बिल्कुल यहां पर जितने भी मेरे वीर यहां पे बी ऑप्शन टिक करें, गोपुरम, उनका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है साथियों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 189 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, इग्नोर न करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 32वां संशोधन या 34वां संशोधन? बताइए कमेंट करके वो कौन सा संविधान अमेंडमेंट है जिसके तहत दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो सभी का एक ही जवाब आ रहा है गुरुजी, बी ऑप्शन टिक कर दो आप। तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन 1976 वाला बिल्कुल सभी मित्रों का सही जवाब है दोस्तों। इसके तहत दोस्तों संविधान में तीन नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से दोस्तों? एक तो अखंडता, मैं तीनों ही के नाम लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है। दूसरा समाजवाद, दूसरा क्या है भाई? समाजवादी, समाज, और एक तीसरा बचता है वो है धर्मनिरपेक्ष, जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ क्वेश्चन में ही, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है साथियों, ध्यान रखना एग्जाम में ये बनते क्वेश्चन। तो इन तीन शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें सेक्युलर शब्द को भी जोड़ा गया था दोस्तों, सेक्युलर शब्द को भी जोड़ा गया था। सेक्युलर शब्द को दोस्तों 42वें संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहां पर स्पेस कम मात्रा मैं आपको ओरली बता देता हूं, इसी संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करिए कि मौलिक अधिकारों को दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों? कमेंट जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। क्वेश्चन नंबर 190 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये दर्रों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको, जैसे पुणे को महाराष्ट्र से कौन जोड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना। निम्न में से सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपको सिक्किम से भूटान जाना दोस्तों, तो वो कौन से दर्रे से होकर जाएंगे आप लोग? कमेंट करिए। यांग्याप दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और भोरघाट दर्रा। साथियों इन दर्रों के साथ आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में पड़ता है, यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आप लोग मुझे बताइए इन चारों में से वो कौन सा दर्रा है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो ये कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग कमेंट करिए अगर आपको पता है, बाकी मैं बता ही दूंगा।
तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी ज़ेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? ज़ेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दोनों के दोनों की लोकेशन सिक्किम में। मैं अभी बता दूं दोनों की दोनों कहां पर स्थित है साथियों, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आपको ज़ेलेपला दर्रा के बारे में पता चल गया कि ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है साथियों, अगर नाथुला दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये सिक्किम को ल्यासा से जोड़ता है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है। यहां पे लिख लो, सिक्किम को ल्यासा से जोड़ता है। सिक्किम को कहां से जोड़ता है? सिक्किम को ल्यासा से जोड़ता है। ये ल्यासा कौन सा जगह दोस्तों? तिब्बत वाला जगह है दोस्तों ल्यासा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको यांग्याप दर्रा की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ये। ठीक है, अब यहां पर स्पेस कम बच रहा है तो मैं आपको बता देता हूं ओरली, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मित्रों ध्यान रखना, ये यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बात करें मित्रों बोरघाट दर्रे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है दोस्तों। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये महाराष्ट्र वाला दर्रा है। किसको किससे जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है मित्रों, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और अभी शायद आपको याद हो, मैंने अभी क्वेश्चन किया था आप सभी से कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है, किसी को पता है? बताइए दोस्तों। वो है दोस्तों यांग्याप दर्रा। ध्यान रखना दोस्तों, यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं साथियों, ध्यान रखना, यांग्याप दर्रे को ही ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 191, डोवर जल संधि। दोस्तों यहां पे डोर लिखा गया है, माफी चाहता हूं, यहां डोवर करिए, डोवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डोवर जल संधि, डोवर। ठीक है, यहां पर डोवर है। डोवर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है बताइए? स्पेन और मोरक्को को, इंग्लैंड और फ्रांस को, ओमान और ईरान को, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीरों, कमेंट करना। अगर आप लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक ही पहुंचाएगा। बात करी जा रही है गुरुजी डोवर जल संधि की, तो हम इसको टिक करेंगे गुरुजी, इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करता है दोस्तों। इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों का बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। साथियों अगर बात करें स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, जिब्राल्टर जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। एग्जाम में पूछा सीधा का सीधा जाएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको टिक करना है गुरुजी, स्पेन और मोरक्को को यह जल संधि अलग करती है। ये तो बता दिया दोस्तों। हारमुजा, ये जो हारमुज जल संधि है दोस्तों, वो ओमान और ईरान को अलग करती है। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आपके लिए। एक भी क्वेश्चन नोट इग्नोर नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? ऑप्शन बी सही जवाब है। सारे ही क्वेश्चन अंत तक देखना है, अंत तक मेरा साथ देना दोस्तों। आप सभी को आपका पूरा रिवीजन होगा दोस्तों, बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? मेरे वीरों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट करेंगे। 1948 में, 1949 में, 1950 में, या 1951 में? बताइए वीरों, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होंगे दोस्तों कि गुरुजी जीके जीएस कैसे तैयार करें, जीके जीएस कैसे तैयार करें। साथियों बहुत कम समय बचा है दोस्तों, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो आप डेली क्लासेस लगाइए, उनमें मैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सके दोस्तों, और आप लोग अच्छे से करके फोड़ के आओ उन क्वेश्चंस को। तो निर्वाचन आयोग की बात करी जा रही है गुरुजी, तो 26 नवंबर 1949 लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। गठन कब हुआ इसका? 26 नवंबर 1949 को इसका गठन हुआ है। चलो गठन की बात तो हो गई गुरुजी, ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो क्या करेंगे दोस्तों? स्थापना बताइए, किसी को पता है क्या? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना होती है, स्थापना लिखिए यहाँ पे, स्थापना। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ध्यान रखना 25 जनवरी
1950 में, ये ध्यान देने वाली बात है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये भाग किस में आता है, 15 में आता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, सीधा पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में आता है। और इनके अनुच्छेद ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखने हैं। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, इनका अनुच्छेद है 324 से लेके आपको 329 क तक ध्यान रखना है। 329 क तक आपको ये अनुच्छेद ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। देखो, सबसे पहले निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में आता है और निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक हैं। अगर हम इसकी गठन की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को इसका गठन होता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। मित्रों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 193 कह रहा है 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है। अगर इंग्लिश में बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंग्लिश में बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बताइए, पार्षद विशेषाधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पार्षद संरक्षण अधिनियम या ग्राहक विशेषाधिकार अधिनियम। यह आरपीएफ के कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों है, तो इग्नोर ना करें इस क्वेश्चन को। बताइए वीरों, क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल, जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। साथियों, अंत तक साथ देना आपको मेरा और अच्छे से रिवीजन करते रहना आप लोगों को, ठीक है। 194 वृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यह भी जरूर बताना कि जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, किस भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट कर रहा हूं। बताइए, सभी वीर बताएंगे किस भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक है ना, कौन सी, वृहत संहिता, इसके लेखक भी बताने हैं और ये किस भाषा में लिखी गई है वो भी आपको कमेंट करना है। भास्कर ने लिखी क्या पिंगला ने लिखी, क्या वराहमिहिर ने लिखी या अबुल फजल ने लिखी। मित्रों कमेंट करो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक करें। दोस्तों, वराहमिहिर की बात करें तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये किस भाषा में, तो ध्यान रखना ये संस्कृत भाषा में। मित्रों, किस भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये भी लिखना ये किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं दोस्तों, हम राजधानी वाला टॉपिक बहुत कर चुके हैं। अब हम थोड़ा इनकी मुद्रा वाला यानी कि करेंसी वाला टॉपिक छेड़ेंगे और वही क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं डेली क्लासेस में। आप क्लासेस देखिए डेली और उनमें ये जरूर नोटिस करना, हर क्लास में मैं आपको मुद्रा वाला टॉपिक जरूर लेके आ रहा हूं ताकि आपका ये टॉपिक कवर होते रहे। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी दिनार, ईरानी डॉलर, ईरानी रियाल, ईरानी रेन। गुरुजी ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सभी की जगह आगे ईरानी ईरानी लगा, हम कौन सा टिक करें? भाई जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो फोड़ देगा देखते ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ईरानी हो भले ईरानी हो। पीछे से देखना है आपको क्योंकि पीछे चारों अलग है, आगे बिल्कुल सेम है ईरानी। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा, वो बच्चा कंफ्यूज रहेगा और गलत करके टिकाएगा, तुक्के मारेगा दोस्तों। और आपको तुक्का नहीं मारना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे सभी वीर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी ईरानी रियाल। बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल है दोस्तों। ये तो बात कर ली गुरुजी हमने ईरान की मुद्रा।
गुरुजी अगर इसको हमें राजधानी पूछ ले तो हम क्या टिक करेंगे? राजधानी। अगर गुरुजी ईरान की राजधानी पूछ ले तो हम क्या टिक करेंगे? बिल्कुल आप सभी बच्चे टिक करना तेहरान। मेरे वीरों तेहरान छाप के आना, सभी मेरे वीर तेहरान छाप के आना, तेहरान। थोड़ा मैंने रॉन्ग लिख दिया तेहरान, एक बार हम इसको सही कर लेते हैं तेहरान को। ठीक है साथियों, आपको मुद्रा भी पता चल गई ईरान की और इसकी राजधानी भी पता चल गई, तेहरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 196। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। पेनिसिलिन कांस्टेबल में पूछा गया, पहले मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ते ही बता दिया दोस्तों, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? बताइए। हेनरिक ड्रेसर ने, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? मेरे सभी वीर बताएंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हेनरिक ड्रेसर ने, दूसरा ऑप्शन लुइस पास्चर ने, तीसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर ने और चौथा ऑप्शन होगा आपके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो गुरुजी सभी का ऑप्शन हमारा डी आएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब। क्या मुझे कमेंट करके बताएगा कि जो डेड सेल है ना, मृत कोशिका, इसकी खोज किसने करी? डेड सेल। मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट करना, डेड सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं मृत कोशिका, मृत कोशिका, इसकी खोज किसने करी है? मृत कोशिका की खोज किसने करी है? खोज बताइए, कमेंट करके बताइए, 2 क्वेश्चन जरूर लिखूंगा। लिविंग सेल की खोज किसने करी है? जीवित सेल की, जीवित सेल। कमेंट करिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में मैं सभी वीडियो के आंसर देखना चाहूंगा, कौन इनके कमेंट करता है। जो भी बच्चा एक्टिव रहता है वो जरूर कमेंट करेगा, पूरी क्लास जरूर देखता है, वो इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर कमेंट करेगा। मृत सेल की खोज किसने करी है? जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 197। निम्न में से किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती हैं? दोस्तों बताइए दोस्तों, तोते की भांति वो क्या करती है? नृत्य करती हैं। दोस्तों मेरे सभी वीर बताएंगे निम्न में से किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती हैं? भगोरिया नृत्य, तेरा ताली नृत्य, जवारा नृत्य या सुआ नृत्य? कोई मुझे कमेंट बताएगा कि जवारा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कमेंट करके जरूर बताना। निम्न में से किस नृत्य में महिला तोते के भांति नृत्य करती? सभी वीर बताएंगे। तो बिल्कुल यहां पे सुआ नृत्य ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखो तोते को दोस्तों सुआ बोलते, तो आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते, तोते को सुआ बोलते और तोते की भांति नृत्य करने वाली कौन होते भाई? सुआ नृत्य करते वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा मेरे वीरों, क्वेश्चन नंबर 198। मित्रों क्लास अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार क्लास को लाइक कर देना। दोस्तों हाल में ही मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पर हुआ? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? बताइए मेरे वीरों। गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों इनका ये जो राज्य गठन हो, इनका स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 में इनका गठन हुआ था, इन राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का साथ में हुआ था 1 मई 1960 में दोस्तों। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। बताइए दोस्तों। और मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 में। तो ये इन राज्यों के गठन भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो हाल में ही मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ए ऑप्शन टिक करें बिल्कुल सही है उन सभी स्टूडेंट्स का। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 199। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 1990 में, 1856 में, 1950 में या 1995 में? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1990 में, 1956 में, 1950 में या 1995 में? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे 1990 टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं।
1990 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, क्लास के साथ देना, अंत तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 200, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है? यह वायुमंडल से टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महामंडल को, शोभ मंडल को, समताप मंडल को या मध्य मंडल को? बताइए दोस्तों, बताइए मित्रों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताइए। अगर दोस्तों हम यहां पे बात करें सुरक्षा कवच की, तो बिल्कुल हम समताप मंडल करेंगे दोस्तों। ओजोन दिवस यहीं पे 16 सितंबर ध्यान रखना है। ओजोन दिवस, ओजोन परत कहलाती है दोस्तों, ओजोन परत है। और 16 दिसंबर को ओजोन दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें दोस्तों, मध्य मंडल की, तो ध्यान रखना ये ठंडी परत होती है, पृथ्वी की ठंडी परत है। इससे दोस्तों ये ठंडी परत होती है, ठंडी परत, ठंडी परत। ये कौन सी परत है साथियों? ठंडी परत है दोस्तों। शोभ मंडल दोस्तों ध्यान रखना सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत, सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये दोस्तों बाहर से बाहरी मंडल, बाहरी परत है, बाहरी परत है ये पृथ्वी की बाहरी परत। दोस्तों मौसम की घटना है दोस्तों, ठीक है, यहीं पर है सबसे ज्यादा। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भूकंप वगैरह मौसम से घटनाओं संबंधित ये क्षोभ मंडल है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 201। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ दोस्तों? बताइए, ज्वालामुखी के लावा से उस मिट्टी का निर्माण हुआ, वो कौन सी मिट्टी है? बताइए। जालोर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी? बताएंगे मेरे वीरों, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है दोस्तों? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है, बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी को दोस्तों अन्य नाम इसके ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी। कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है कपासी खेती, कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं नाम इसका? कपासी मिट्टी। और अगर बात करें दोस्तों, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि लावा से इसका निर्माण हुआ, लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसके नाम ध्यान रखना, अब जो नाम बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है मित्रों रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो काली मिट्टी है। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये मालवा और दक्कन के पठार के में पाई जाती है। एमपी का जो मालवा वाला क्षेत्र, गुजरात राजस्थान वाला, ठीक है, मालवा और दक्कन के पठार, दक्कन के पठार मतलब ओवरऑल बात करें दक्षिण भारत में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मालवा और दक्कन के पठार में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन गए आपके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 202 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया था? अब यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उनको आपको नोटिस करना है। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो उनको लिख लेना। कोलकाता, नई दिल्ली, लाहौर या मुंबई? मेरे वीरों कमेंट करो, इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? कोलकाता में, नई दिल्ली में, लाहौर में या मुंबई में? चलिए पहले मैं इसका आंसर टिक करता हूं। गुरुजी ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में दोस्तों। अब सुनिए एक एक पॉइंट को। बात करें दोस्तों संविधान सभा, इसकी जो पहली बैठक, इसकी पहली बैठक ध्यान रखिए, पहली बैठक और दूसरी बैठक ज्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट बैठक, फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक होती है दोस्तों। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजित किया जाता है। पहली बैठक में जो अस्थायी सदस्य बनते हैं उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। ये कौन है साथियों? अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, सेकंड मीटिंग की बात करें दोस्तों 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। अब यहां पर
जो स्थायी सदस्य बनते हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो मीटिंगें आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये दोनों मीटिंग को ध्यान रखना। एक लास्ट बच्ची वो 24 जनवरी को हो जाती है, ठीक है। तो ये दो ज्यादा मीटिंग पूछी जाती है एग्जाम में, आपको इन्हीं को अच्छे से दिमाग में बिठाकर रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला। और दोस्तों हाँ, एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अगर संविधान सभा की स्थापना की बात करें साथियों, तो यहां पर स्पेस नहीं बच रहा, आप पॉइंट जो भी बोल रहा हूं नोट कर लेना। संविधान की स्थापना दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत होती, जो 1946 में आया था दोस्तों। लिख लो कहीं पर, दिमाग में बैठा लो, घोट कर पी जाओ, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा पूछा जाएगा कि संविधान सभा की स्थापना किस मिशन के तहत हुई, तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 203। मैं आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। हाल में ही रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए। ब्रेन रिफ्यूस हिलकॉल सिग 716, बताइए सिग 716। तो बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ब्रेन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 204 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और इस पॉइंट को जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या राष्ट्रपति के इसे रद्द करने तक? बताइए, आज कमेंट करिए बिल्कुल, क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल मेरे वीरों 6 महीनों के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीनों के लिए। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 123 आर्टिकल के तहत ये जारी करते हैं। अब ध्यान रखना गुरुजी, अब मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं उसको ध्यान रखना। देखो, राष्ट्रपति जी अध्यादेश तो जारी करते हैं, ये तो हमें पता है 123 के तहत, ठीक है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? दोस्तों सिफारिश ध्यान रखना, ये जो अध्यादेश जारी होता है वो सिफारिश किसकी सिफारिश पर? तो आपको सिफारिश ध्यान रखना, सिफारिश। तो 2 नाम आपको ध्यान रखना है सिफारिश में। गुरुजी कौन कौन से 2 नाम? तो ध्यान रखना, पहला तो आता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और दूसरा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सॉरी मंत्रिमंडल, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के द्वारा 6 महीने तक अध्यादेश जारी करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। अगर राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों इसको पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किनकी सिफारिश पर? यह ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 205 आपकी स्क्रीन पर है। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य किसके बराबर होता है? आंतरिक मूल्य के, कस्टम मूल्य के, टोकन मूल्य के, या बाह्य मूल्य के? ये कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, ये कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए, सभी वीर बताएंगे। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य किसके बराबर होता है? आंतरिक मूल्य के बराबर, कस्टम मूल्य के बराबर, टोकन मूल्य के बराबर, या बाह्य मूल्य के बराबर? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे आंतरिक मूल्य टिक करे उनका ये बिल्कुल सही जवाब है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 206। कुष्ठ रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, गला, तंत्रिका तंत्र, या लीवर? बिल्कुल गुरुजी, हम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यानी कि ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, SYSTEM, नर्वस सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 207। पेन होल्डर ग्रिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, लिख लो आप, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, या हॉकी? बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूरी क्लास में देखने को मिलेंगे, और इस क्लास में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनकी आने की संभावना हाई है दोस्तों, हाई पॉसिबिलिटी है। ग्रिप होल्डर का संबंध किस खेल से? तो बिल्कुल टेनिस, टेबल टेनिस। दोस्तों टेबल टेनिस का नाम सुनते ही मुझे याद आ गया पिंग पोंग, पिंग पोंग, इसको पिंग पोंग खेल के नाम से भी जाना जाता है, पिंग पोंग, इसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, पिंग पोंग। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिंग पोंग से
पिंग पोंग से किस खेल को जाना जाता है? तो आपको टिक करना टेबल टेनिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना टेबल टेनिस दोस्तों, इसका दोस्तों जन्मदाता कौन है दोस्तों? इसका कहाँ पे हुआ है? ये इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। जन्मदाता एग्जाम में पूछा जाता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में दोस्तों, इंग्लैंड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 208 आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मैं आपको डेली क्वेश्चन कराता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए डेली कराता हूं इन टाइप के क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, नर्मदा नदी, भीमा नदी। चलिए देख लेते कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है। मुझे बताइए, मैंने आपको बता चुका हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा कहलाता है। साथियों, जो बच्चा एक्टिव होगा वो इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? मैं अभी जस्ट बताया था, आपको जस्ट पढ़ाया था, यांग्याप दर्रा प्रवेश द्वार है, यांग्याप दर्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? किस दर्रे से होता है दोस्तों? यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है दोस्तों। असम में एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है माजुली द्वीप दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बताइए, किसी को पता है? दिबांग या दिहांग, आपको टिक करना है। तो जबलपुर शहर की बात करी जा रही गुरुजी, हम नर्मदा नदी टिक करेंगे। मेरे वीरों, नर्मदा नदी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे सी को ऑप्शन टिक करें तो बिल्कुल सही है। असम का जो गुवाहाटी शहर है ना दोस्तों, गुवाहाटी, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी शहर दोस्तों, आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे वीरों, आपको छापना है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है साथियों, और अगर महानदी की बात करें दोस्तों, यहां पर कटक शहर बसा हुआ। कटक। बताइए कटक शहर किस राज्य में आता है? सभी वीर बताएंगे, देखते कौन कितना है, किसको इसका नॉलेज है, बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 209। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तेलंगाना? बताइए क्या होगा? मृगनयनी हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। मृगनयनी हरियाणा वनस्थली, हरियाणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, वनस्थली उद्यान, ये आपको कहां? तेलंगाना में देखने को मिलेगा साथियों। इसका सही ऑप्शन जलदापरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें गुरुजी, हम बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान कभी नहीं भूलने, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता होगा, सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये क्लास का मेरे वीरों अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 210। मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। सूरज कुंड मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बताइए सभी साथी, क्या इसका सही जवाब होगा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मैं इनकी लोकेशन आप सभी को पढ़ा चुका हूं दोस्तों, कि ये दोस्तों इनकी लोकेशन क्या, इनका जो गठन हुआ था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सभी वीर एक बार क्लास कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी, आज का कंटेंट कैसा लगा। अगर ये अच्छा कंटेंट आपके लिए लगता है, काम का है, तो एक बार मेरे वीरों इस क्लास को लाइक कर दो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर जरूर करें। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए दोस्तों, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कम समय में उनका अच्छी तैयारी हो जाए आरपीएफ एग्जाम की। तो ये क्लास उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है मित्रों, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे वीरों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लाऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आप लोग डेली, जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि गुरुजी क्लास कब आती है, तो मैं बता देता हूं मेरे वीरों 8 PM पर डेली क्लास आती है आप लोगों के लिए। डेली क्लास आपके लिए 8 PM पर आती है दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को डेली बेसिस पर जुड़ना है 8 PM पर दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं गुरुजी हमें इसका
टेस्ट देना है वापस, चलिए मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूँ पीडीएफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि हमें इसका वापस टेस्ट देना है हमें पूरा, तो मैं आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप टेलीग्राम पर देखिए, मैं आपको एक साथ सभी कम से कम एक पेपर मोड पीडीएफ के अंदर 250 प्लस क्वेश्चन देता हूं, तो आप लोग उसका टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास डेली इसी टाइम पर 8 PM पर आती है आपके टेस्ट के लिए। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे आपके एक टेस्ट के लिए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।